कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के डिमांड पर इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट वीबीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस बार बार जैक की तरफ से पूछे गए और ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो में भी अगर 1000 से प्लस लाइक देखने को मिलता है तो इससे और जो आप लोगों का 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी आप लोगों के बीच सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस प्रोवाइड जल्दी करा दिया जाएगा। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। जो मैंने लाइव क्लास लिया था, काफी अच्छे से आप लोगों को ये सब बताया था सभी अर्थशास्त्रियों के बारे में, है ना। तो यहां पे जो पूछा गया उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ। क्या होगा? एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, उस बुक का नाम क्या है आप लोग नीचे बताइएगा। और इन्होंने अर्थशास्त्र की कैसी परिभाषा दी थी? धन केंद्रित परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एडम स्मिथ इज नॉन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। वो कौन सा बुक था जिसके पब्लिश होने के बाद अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाने लगा? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैंने लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय मापन की 3 विधियों के नाम लिखिए। ठीक है, क्या बोला गया? नेम द 3 मेथड्स मेजरिंग नेशनल इनकम। देखिए, राष्ट्र आय को मापने की 3 विधियां इस प्रकार है। पहला है आय विधि, दूसरा है मूल्य विधि अथवा उत्पाद विधि या व्यय विधि। ठीक है, The 3 methods of the measuring national incomes are as follows: income method, value addition method और product method, and the third one is expenditure method। तो दोस्तों, ये तीनों विधि से आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए तो वो भी वीडियो जल्द आएगी। बस आप लोग जो है इस वीडियो को झारखंड के हर एक कोना कोना तक शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। आय के चक्रीय प्रवाह में अंतक्षेपण, ठीक है, या भरण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट रहा है। आप लोग चाहे किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्वालिटी पे, दोस्तों मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसलिए आप लोगों को जो है जितना हो सके मैं सीमित साधन के माध्यम से आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि जो हो सके जल्द से जल्द इस चैनल में जैसे ही अच्छा व्यूज आते हैं, सब्सक्राइबर हो जाए, तो मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा। और अगर एक अच्छा साधन मिल जाता है तो मैं जो है आगे डिजिटल बोर्ड आप लोग के आशीर्वाद से लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो सक्सेस ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस बार के विद्यार्थी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, वीडियो को शेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज आप लोग जो है चाहते हैं कि मैं भी डिजिटल बोर्ड के साथ आऊं आप लोगों के बीच, तो प्लीज इस वीडियो को भरपूर प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जल्द से जल्द जो है 100K का जो सब्सक्राइबर है वो जल्दी कंप्लीट हो पाए आप लोग के आशीर्वाद से, और जो आप लोगों का सपना है, मेरा सपना है, वो जल्द पूरा हो सके, अगर लगता है कि आपको इस चैनल से फायदा मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? भरापरण आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश है। यह चक्रीय प्रवाह के आकार को क्या करता है? बढ़ा देता है। याद रखिएगा, ये जो है चक्रीय प्रवाह के आकार को क्या करता है? बढ़ा देता है। ठीक है, इंजेक्शन इज इंक्लूडेड इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो। दोस्तों ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एग्जाम में जो है आप लोगों का इससे बहुत कम ही जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ज्यादा डिफाइन करने का जरूरत है नहीं यहाँ पे। या खाली याद रखिएगा, भरापरण आय के चक्रीय प्रवाह में समावेश है। यह चक्रीय प्रवाह के आकार को क्या करता है? बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जहां दिक्कत होगी आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई बोर्ड में जो है इसका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे आप लोगों का जैक बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछा गया वही बताया जा रहा है। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ। मुद्रा की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मनी। ठीक है, तो क्या है मुद्रा? इससे अभिप्राय है कि कोई ऐसी वस्तु जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है तथा जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में अथवा लेखे की इकाई के रूप में सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिसे क्या करते हैं? विनिमय, मतलब किसी से हम कोई सामान ले रहे हैं या किसी सामान को दे रहे हैं, यानी विनिमय का माध्यम के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ही हम लोग अगर अकाउंट्स को ही पढ़ते हैं तो जानते हैं कि वो लोग मॉनेटरी टर्म्स का ही एंट्री करते हैं, है ना। बिना मॉनेटरी टर्म्स का वो एंट्री ही नहीं करेंगे, जनरल पास ही नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इसका लेखे की इकाई के रूप में भी इसका सामान्यतः स्वीकृत किया जाता है, इसको याद रखिएगा।
तो यहां पे आंसर क्या लिखेंगे इंग्लिश पे, मनी मीन्स एनी कमोडिटी विच इज फ्रीली यूज्ड एंड विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आप लोग जो है कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी क्वेरीज होगा, तो आप लोग प्लीज यहां पे देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वहां जाके मैसेज कीजिएगा फॉलो करके। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ से नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं मिलता है आप लोगों को लिंक तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी से आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया, उसको भी चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहां पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, स्वायत्त उपभोग को परिभाषित करिए, ठीक है। डिफाइन ऑटोनोमस कंजप्शन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और बहुत बार पूछा गया, तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग इसे जो है उपभोग व्यय के रूप में हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं जब आय लोगों का क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जब आय लोगों का क्या हो, शून्य हो, ठीक है। ऑटोनोमस कंजप्शन इज डिफाइंड एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, पूंजीगत प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्ति यह प्राप्ति या तो दायित्व को उत्पन्न करती है अथवा संपत्तियों में क्या करती है, कमी करती है। बहुत ही आप लोग का जो है यहाँ पे वर्ड को लिमिट रख के आंसर्स को बोला गया था लिखने के लिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इसी तरह से आंसर लिखिएगा, स्पष्ट लिखिएगा, समय काफी कम है इसलिए जितना हो सके अच्छे से पढ़िए, एग्जाम दे के आइए, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसीलिए लेके आए। ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़िएगा, एकदम दो बुक खत्म करना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को भी पढ़ लेते हैं जो बार बार जेक की तरफ से आया हुआ है तो आपका स्कोर अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। बशर्ते कि आप लोग जो है इसको अगर मैं हो सके तो यहाँ पे जैसे 1000 अगर लाइक कंप्लीट हो जाता है तो मैं टेलीग्राम में ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए पूंजीगत प्राप्ति वाला क्लियर हो गया, इसको शॉर्ट में ही लिखेगा, कैपिटल रिसीव्स, दिस रिसीव्स आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल एस आपका रिसिप्ट्स के अंतर्गत हम लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया। आयात की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट, इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत अच्छे से आयात और निर्यात जो आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसमें बताया था, ठीक है। आयात क्या होता है, आयात विदेशी उत्पाद को खरीद और उन्हें अपने देश में लाना है, यही क्या कहलाता है, आपका आयात कहलाता है। इंपोर्ट इज परचेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट एंड ब्रिंगिंग देम इनटू वंस होम कंट्री, ठीक है, यही क्या कहलाता है, आयात कहलाता है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग जो है कोई यहाँ पे दे दिया गया फिर से टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, वहां पे आप लोग को ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिल रहा है, थोड़ा मैं यहाँ पे स्क्रीन को छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, ठीक है, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बाह्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, बाह्य क्षेत्र का बात किया यहाँ पे, तो इसका तात्पर्य घरेलू देश का शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन से है। इस क्षेत्र का कार्य विश्व के अन्य देशों से व्यापार करना, आयात निर्यात करना अथवा विभिन्न देशों के बीच पूंजी का प्रवाह करना है। बाह्य क्षेत्र को माल और सेवाओं के निर्यात के लिए फार्म, घरों और सरकार से राजस्व क्या करती है, प्राप्त करती है, याद रखिएगा। एक्सटर्नल सेक्टर्स इट रिफर्स टू द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ द होम कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द फंक्शंस ऑफ द सेक्टर इज टू ट्रेड other countries of the world, import, export and flow of capital between different countries. This external sector receives revenue from farms, households and the government for export of goods and services. इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। व्यापार अधिक्य और व्यापार घाटा, ये तो भैया एकदम जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको VBI कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, एकदम ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम हटके है और एग्जाम से सटके है वाला क्वेश्चन है, तो अच्छे से कीजिएगा। तो व्यापार अधिक्य से आप, व्यापार अधिक्य और व्यापार घाटा से आप क्या समझते हैं,
ठीक है। साइंस और कॉमर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमर्स वाले का ये तो मतलब सरप्लस और डेफिसिट तो वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। हालांकि उन लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर से इस बार सवाल बहुत ही देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये जानकारी रखना जरूरी है। और ये इकोनॉमिक्स में सवाल पूछा जाएगा, भले अकाउंट्स में पूछा जाए या ना जाए। तो याद रखिएगा, व्यापार अधिक, व्यापार अधिक उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तुओं सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से अधिक हो जाता है। व्यापार घाटा क्या है भैया? पहले हमको ये जो आप लोगों को समझ में आ गया क्या? व्यापार अधिक उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तु और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज का जो है निर्यात किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से क्या हो? अधिक हो। इंग्लिश में देख लीजिए तब क्लियर हो जाएगा। ट्रेड सरप्लस किसको कहते हैं? ट्रेड सरप्लस रिफर्स टू द सिचुएशंस इन व्हिच द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। उसी तरह से व्यापार घाटा क्या है? व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात किसी देश की वस्तु और सेवाओं के आयात से क्या हो? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए है, तो इतना तो कम से कम आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूंजीगत वस्तु के निर्धारण, पूंजीगत वस्तुओं की धारण को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विथ एग्जाम्पल। देखिए, पूंजीगत वस्तुओं को अचल मूर्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक व्यवसाय द्वारा तैयार उत्पादों या उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए खरीदी जाती है। ये टिकाऊ होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं। इसका उपयोग पूंजी निर्माण, उत्पादन क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण किसके लिए किया जाता है? पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, और उत्पादन क्षमता को जो है निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया? भवन, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, उपकरण हो गया, वाहन हो गया, आदि है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या लिखेंगे? कैपिटल गुड्स आर रिफर्ड टू एज अ फिक्स टैंजिबल एसेट्स आर परचेज्ड बाय बिजनेस प्रोड्यूस finished products or consumer goods. These are durable do not deteriorated quickly, ठीक है। It is used in determining capital formation and production capacity. डिटोरेटेड का मतलब होता है कमी होना, क्षय होना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ये कैपिटल गुड्स का, क्यों? क्योंकि इससे हमें क्या हो सके? पूंजी का निर्माण हो सके और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो सके? बढ़ सके, इसलिए हम लोग करते हैं ना। तो यहाँ पे इसमें ये क्या चीज़ करे कि ये हो सकता है? अगर हम यहाँ पे कैपिटल गुड्स को इन्वेस्ट करते हैं किसके रूप में? वस्तुओं का, पूंजीगत वस्तु का उदाहरण क्या होगा? बिल्डिंग हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा, इक्विपमेंट हो जाएगा, व्हीकल्स, टूल्स एक्सेट्रा। ये हमारा पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण है, कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, समय काफ़ी कम है और काफ़ी सारा क्वेश्चंस आपको करना है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग का इस बार के मॉडल पेपर में भी था और यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में भी, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज ही लिखिए, आज ही कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश कोर का पेपर है। इंग्लिश कोर के जस्ट पेपर के बाद ही आप लोग का इकोनॉमिक्स है, तो उसको साथ साथ में करते चलिएगा। इंग्लिश कोर में आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ चुका है, आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा हो चुका है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है, ऑब्जेक्टिव भी अपलोड कर दिया गया है। इसके बाद जो है और भी कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है प्रीवियस ईयर के, वो जल्द अपलोड किया जाएगा शाम तक, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। जब परस्पर स्वामित्व वाली वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया में क्रेता और विक्रेता दोनों की इच्छाएं एक साथ पूरी हो जाती है तो इसे दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है। दोनों पक्ष विक्रेता और खरीदारों को एक दूसरे के बीच जो है वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। इसमें क्या होना पड़ता है? दोनों को सहमत होना पड़ेगा। मतलब जैसे आप लोग जो वस्तु विनिमय प्रणाली वाला देखे होंगे कि अगर आप कोई सामान ले जा रहे हैं, आपके पास आलू है और अगले के पास मान लीजिए चीनी है, दोनों अगर आपको चाहिए होगा चीनी तो और अगला को चाहिए होगा आलू, तो दोनों एक्सचेंज कर पाइएगा, नहीं तो
नहीं एक्सचेंज कर पाइएगा, ठीक है। इसलिए ना आगे चल के मुद्रा आया कि मुद्रा एक विनिमय का माध्यम बना जिससे आप किसी भी वस्तु को लेन देन कर सकते हैं। इसमें क्या होता था, डबल कॉन्सिडेंस में अगर आपको जरूरत है वो वस्तुओं का तभी आप दोनों ही, अगर वही सामान का जरूरत है एक दूसरे को, तब आप एक्सचेंज करते थे, अदला बदली करते थे वस्तु को, वरना ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाता था, ठीक है। यानी दोनों को ही खरीदने और बेचने के लिए क्या होना पड़ता था, सहमत होना पड़ता था। बिना पैसे के सीधे माल का आदान प्रदान किया जाता था। इसमें कोई भी पैसा था लेन देन का नहीं। आपने अंधेरी नगरी चौपट राजा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो उसी तरह से जो है लोगों को इसमें बिना पैसे के एक सामान के बदले दूसरे सामान का क्या करना पड़ता था, आदान प्रदान करना पड़ता था। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास अगर चावल है लेकिन उसे गेहूं की जरूरत है, तो ऐसे दूसरे व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति को वो ढूंढेगा जिसके पास गेहूं हो, ठीक है, और अगला व्यक्ति को क्या जरूरत हो, चावल हो, तभी वो एक दूसरे से क्या कर सकता है, वस्तु को आदान प्रदान कर सकता है। फिर वे अपने माल का क्या कर सकेगा, आदान प्रदान कर पाएगा। इस विनिमय को चाहतों के दोहरे संयोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो चीज मैंने बताया उसी को यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला गया है, प्रत्याशित उपभोग और यथार्थ उपभोग में क्या अंतर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंटी कंजम्पशन एंड एक्स पोस्ट कंजम्पशन, ठीक है। देखिए इसको भी याद कर लीजिएगा अच्छे से। प्रत्याशित उपभोग से तात्पर्य एक अवधि के दौरान किए जाने वाले नियोजित उपभोग वैसे है। यथार्थ उपभोग वह है जो इस रूप में व्यक्त की जाती है कि लोगों ने वास्तव में उस अवधि में क्या उपभोग किया था, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बता दे रहा हूं क्या लिखना है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इज डिफाइंड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर व्हेन इनकम इज जीरो, कैपिटल रिसिप्ट दिस रिसिप्ट हैज क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स, ठीक है। चलिए बहुत ही सारा क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने कर लिया, आगे भी और कुछ क्वेश्चंस बच गए उसको भी कर लेंगे। आप लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें यहाँ पे पर्सनली जो है इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, सार्वजनिक वस्तु क्या है, यह निजी वस्तु से किस प्रकार भिन्न है। व्हाट इज पब्लिक गुड्स, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट गुड्स, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। क्या लिखना है आंसर, सार्वजनिक गुड्स मतलब क्या, सार्वजनिक वस्तु क्या है। तो सार्वजनिक वस्तु से तात्पर्य उन वस्तु से है जो सभी के उपभोग के लिए उपलब्ध है और एक व्यक्ति द्वारा इसका उपभोग दूसरे के लिए इसकी उपलब्धता को कम या समाप्त नहीं करता है। यह सरकार द्वारा समाज को प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा सार्वजनिक सामान प्रदान किए जाते हैं, सरकार के द्वारा। सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण क्या क्या है लिख दीजिएगा। जैसे सरकार के तरफ निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर बुनियादी ढांचे आप लोग देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट जो है वो भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। बाढ़ नियंत्रण प्रणाली सरकार के कंट्रोल में है। तेजी हवा, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का बात करें या आधिकारिक सांख्यिकी जो है, ये सभी जो डिपार्टमेंट है वो सरकार का है। और सरकार के जो विभाग होते हैं वो क्या होते हैं, सभी के लिए होते हैं, सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। अब सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु में अंतर बोला यहाँ पे। पहला तो पूछा था आपसे कि सार्वजनिक वस्तु क्या है, पता चल चुका। अब निजी वस्तु से यह किस प्रकार डिफरेंस रखता है, अंतर रखता है, वो पूछा है। तो इसको लिखते हैं। चलिए, सार्वजनिक वस्तु तथा निजी वस्तु में निम्न प्रमुख अंतर है। सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक तौर पर किया जाता है, जबकि निजी वस्तुओं का उपभोग निजी तौर पर किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। पर्सनल है तो भाई पर्सनल यूज करेंगे। सार्वजनिक वस्तुओं का उद्देश्य क्या होता है, सार्वजनिक एवं समाज कल्याण, उपभोग पूर्ति करना होता है, ठीक है। जबकि निजी वस्तुओं का उद्देश्य निजी कल्याण की पूर्ति करनी है। आप खुद के फायदा के लिए करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए करते हैं जब आपके पास अपना निजी वस्तु होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों के बीच का अंतर। तो यही जस्ट इंग्लिश में लिख दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पब्लिक गुड्स के डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स, ठीक है। पब्लिक गुड्स के बारे में मैंने क्या बताया, पब्लिक गुड्स आर कंज्यूम्ड कलेक्टिवली वेयर एज प्राइवेट गुड्स आर कंज्यूम्ड प्राइवेटली, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिए, द पर्पस ऑफ द पब्लिक गुड्स फुलफिल पब्लिक एंड सोशल वेलफेयर एंड कंजम्पशंस
वेयर एज पर्पस ऑफ प्राइवेट गुड्स इज लिमिटेड द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्सनल वेलफेयर। तो यह हो गया आपका आंसर राइटिंग। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, व्यापार संतुलन किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो याद रखिएगा व्यापार शेष का अर्थ है बैलेंस, मीनिंग ऑफ बैलेंस ट्रेड, व्यापार शेष व्यावसायिक शेष है एक वर्ष के दौरान शेष विश्व से होने वाली व्यापारिक सौदों को स्पष्ट रूप से यह दिखाता है। इसका तात्पर्य वस्तुओं के आयात या निर्यात में अंतर से है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका फॉर्मूला आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको तो ऐसे 2 लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेगा 3 मार्क्स। इसका फॉर्मूला एक होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू, यहाँ VX और VM लिखा हुआ है। ठीक है, तो VX और VM का मतलब क्या होता है, VX का मतलब हो गया यहाँ पे X होगा। ठीक है, छूट गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, VX का मतलब होता है निर्यात की गई वस्तु का मूल्य और VM का मतलब हो गया आयात की गई वस्तु का मूल्य। इन दोनों का जब आपस में माइनस कर देंगे तो आपका निकल जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं उसका लिख भी दिया गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड का इंग्लिश पे भी। चलिए, ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कुछ भी डाउट हो आप लोग जाके इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा, आप लोग ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया जरा बताइएगा थोड़ा सा। टोटल क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, यहाँ पे हो गया टोटल, यहाँ पे 14 क्वेश्चन हो गया आपका, इधर हो गया आपका 14 क्वेश्चन और इधर हो गया आपका 8 क्वेश्चन, यानी आपका टोटल हो गया 22 क्वेश्चन। तो आप लोगों का इस वीडियो के थ्रू से टोटल 22 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इकोनॉमिक्स का आपको करा दिया, जो कि बहुत बार एग्जाम में जैक की तरफ से पूछा गया है। और ये 22 का 22 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव। आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था, अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि इस चैनल को सपोर्ट करें और सभी के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए हर झारखंड के कोने कोने में, ताकि एक भी बच्चा को इकोनॉमिक्स में दिक्कत ना हो। ठीक है, एकदम निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग का दायित्व बनता है चैनल को सपोर्ट करें, अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाएं। आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आया, अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।